हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म सीपीएम एजुकेयर पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे रसायन विज्ञान विषय में क्लास 12 चैप्टर वाइज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2025। प्यारे विद्यार्थियों, अब इस बचे हुए कम समय में प्रत्येक चैप्टर में से किन किन प्रश्नों को आप सभी को तैयार करना है, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इस श्रृंखला में आपको मिलेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला आप सभी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। जो बहुविकल्पीय प्रश्न आपके बच गए हैं उसके लिए मैं अलग से एक क्लास ले लूँगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पे शुरू करते हैं पहला चैप्टर विलयन। विलयन में पहला प्रश्न आपका है, राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम लिखिए, इसकी सीमा भी लिखिए। दूसरा प्रश्न है, चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है, तो चीनी के सीरे की मोललता क्या होगी। ठीक है। अगला प्रश्न, विलयन की मोललता की गणना कीजिए जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है, इससे राउल्ट के नियम को व्यक्त करने वाले सूत्र का निर्धारण कीजिए। अगला प्रश्न है, 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया गया, तो ग्लूकोज के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए जिसमें C = 12, O = 16 और H = आपका 1 दिया हुआ है। ठीक है, कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो पहला प्रश्न, परासरण तथा विसरण क्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है, 3.0 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलल स्थिरांक का मान 0.52 के किलोग्राम प्रति मोल है। अगला प्रश्न है आपका, 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ के 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में विलय करने पर वाष्प दाब 17.535 mm से घटकर 17.235 mm हो जाता है, तो विलय का अणुभार ज्ञात कीजिए। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, असामान्य मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। 80% वियोजित होने वाले CaNO3 का होल ट्वाइस विलयन के लिए वांट हाफ गुणक की गणना कीजिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जल में एथिल अल्कोहल का एक विलयन भारानुसार 46% है, तो विलयन में एथिल अल्कोहल तथा जल के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। ठीक है, बिलियन नहीं विलयन, है ना, देख लीजिएगा अपने हिसाब से। अगला प्रश्न है, एक पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर घोल का 20 डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब 3.2 वायुमंडल है, तो विलयन स्थिरांक के मान की गणना कीजिए। पदार्थ का अणुभार इसमें 342 है। ठीक है, तो इतने न्यूमेरिकल के जो क्वेश्चंस मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, इस तरह के और जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप सबकी प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन इससे मिलते जुलते हो सकता है कि नंबरिंग चेंज रहे, लेकिन ऐसे सवाल पूछे जाने की पूरी प्रबल संभावना है। तो इस तरह के अन्य क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस आप सभी कर लेंगे। ठीक है। अगला सवाल, 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है, 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया, 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। परासरण दाब और विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। आगे बढ़ें तो हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर की। निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए। मोल अंश क्या है, मोललता क्या है, मोलरता क्या है और द्रव्यमान प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो पहले चैप्टर से आपको इन प्रश्नों को तैयार कर लेना है। अब हम बात करेंगे दूसरे चैप्टर की, चैप्टर 2, जिसका नाम है वैद्युत रसायन। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की अगर बात करें तो कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या होगा। विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक क्या है।
आयनिक विलयनों की चालकता का मापन किस प्रकार किया जाता है? अगला प्रश्न है, चालकत्व को परिभाषित कीजिए तथा चालकत्व एवं प्रतिरोध में संबंध बताइए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कोलराउस का नियम क्या है? इस नियम के अनुप्रयोग उदाहरण सहित लिखिए। अगला प्रश्न है, फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम लिखिए। फिर हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों की। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं? इसके प्रमुख लक्षण तथा दो प्रमुख उपयोग लिखिए। अगला चैप्टर आप सभी का रासायनिक बलगतिकी, जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में पहला प्रश्न आप सभी के लिए रहेगा, वेग स्थिरांक तथा साम्य स्थिरांक में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है, शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण द्वारा समझाइए और इसके वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखिए। वेग स्थिरांक का व्यंजक भी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 4 प्रमुख लक्षण लिखिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, ठीक है। फिर हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों की। तो आणविकता तथा कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु काल का 10 गुना होता है, ठीक है। तो इस कथन को आपको सिद्ध करना है। आइए आगे बढ़े। आपको 4th चैप्टर डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की अगर बात करें तो पहला प्रश्न, निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। सफेद कशिश, नीला थोथा, हरा कशिश और मोहर लवण, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, लैंथेनाइड तत्वों के 2 उदाहरण दीजिए। इनके 2 मुख्य उपयोग लिखिए। इनके 2 मुख्य उपयोग लिखिए, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, क्या होता है जब अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की अभिक्रिया फेरस सल्फेट से होती है? केवल रासायनिक समीकरण आप सभी को देना है इसका, ठीक है। फिर बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न, संक्रमण तत्व क्या है? इनके चुंबकीय एवं उत्प्रेरकीय गुणों को समझाइए। आगे बढ़ें। दूसरा प्रश्न है, कारण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश योग अनुचुंबकीय हैं। नेक्स्ट है, कारण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि संक्रमण धातु में तथा उनके अनेक योग उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, ठीक है। दोनों प्रश्नों को इकट्ठा करके आप इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग आंसर, लैंथेनाइड आकुंचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। फिर है, संक्रमण तत्व के चुंबकीय रंगीन आयनों का बना तथा संकुल आयनों का बना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। बनाया नहीं, बनना पर, ठीक। आगे बढ़े। उपसह संयोजक यौगिक, अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे इस पाठ में। तो आपका पहला प्रश्न है, उपसह संयोजक संख्या को परिभाषित कीजिए। दूसरा है, संकर आयन को परिभाषित कीजिए। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिक के सूत्र लिखिए। तो आपका है हेक्साएमीन कोबाल्ट, ब्रैकेट में आपका 3 लिखा हुआ है, फिर सल्फेट, ये एक ही है, हेक्साएमीन कोबाल्ट सल्फेट, इसका आपको सूत्र लिखना है। दूसरा है पोटेशियम हेक्सासाइनो आयरन, ठीक। फिर हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों का। तो उपसह संयोजक यौगिक में संरचनात्मक समावयवता कितने प्रकार की होती है? प्रत्येक समावयव के रासायनिक सूत्र लिखिए, ठीक है। फिर है, एक दंती एवं द्विदंती लिगेंड की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए, ठीक। आइए आगे बढ़ें। तीसरा प्रश्न है, साक्ष्य द्वारा यह सिद्ध कीजिए कि CONH3 का होल 5Cl एवं आप देख पा रहे हैं इसका यौगिक का सूत्र, ये जो है आयनीकरण समावयवी हैं, ठीक है। इसको आपको सिद्ध करना है। अगला प्रश्न है, संयोजकता आबंध सिद्धांत की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। फिर है, उपसह संयोजक यौगिकों के वार्नर सिद्धांत की अवधारणाएं लिखिए, ठीक। लॉन्ग आंसर की बात करें तो प्रत्येक के 2 उदाहरण देते हुए निम्नलिखित को समझाइए। तो सबसे पहले आपका है, समन्वय समूह, लिगेंड, उपसह संयोजक संख्या, उपसह संयोजक बहुफलक, होमिलिटिक तथा हेट्रोलेप्टिक, ठीक है। इनके 2 एग्जाम्पल देते हुए आपको इनकी व्याख्या करनी है, ठीक। दूसरा प्रश्न है,
संयोजकता बंध सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं। फिर अगला चैप्टर आपका हेलो एल्कीन तथा हेलो एरीन। ठीक है, ये एल्केन लिख गया है, हेलो एल्कीन है। तो यहाँ पर आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ग्रेगनार्ड अभिकर्मक के उपयोग लिखिए। फिटिंग अभिक्रिया पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तीसरा प्रश्न जो आप सभी को तैयार करना है, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफार्म, क्लोरोमीथेन, डिब्रोमोमीथेन यौगिक को क्वथनांकों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, कुछ यौगिकों के नाम दिए गए हैं, इनके क्वथनांकों के बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक, लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो एल्काइल क्लोराइड की जलीय KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा अल्कोहल बनता है, लेकिन अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में एल्किन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। ये बात आपको समझाना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, उभयदंती नाभिक रागी क्या है, एक उदाहरण द्वारा समझाइए। ठीक, क्लोरोबेंजीन से DDT बनाने का रासायनिक समीकरण दीजिए। नेक्स्ट है, क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है। अगला प्रश्न है, DDT का उपयोग लिखिए तथा पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। फिर हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर की। पहला है, क्लोरोबेंजीन का उदाहरण देते हुए फ्रिडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक, दूसरा प्रश्न है, प्रयोगशाला में क्लोरोफार्म बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। प्राप्त क्लोरोफार्म से शुद्ध क्लोरोफार्म कैसे प्राप्त करेंगे, इसके प्रमुख गुणधर्म व उपयोग भी लिखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित परिवर्तन कैसे संपन्न किया जा सकता है। मेथिल आयोडाइड से एथेन कैसे बनाएंगे, कैसे परिवर्तित करेंगे। प्रोपीन से एलील क्लोराइड तथा प्रोपेन से आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड कैसे प्राप्त करेंगे, इसका रासायनिक समीकरण आपको देना है। ठीक है, मतलब इसके बारे में लिखना भी रहेगा क्योंकि लॉन्ग आंसर है, तो पहले आप इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु उसको लिखेंगे भी और फिर रासायनिक समीकरण को भी देंगे, उसको संतुलित करके बैलेंस करके दिखाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है एल्कोहल, फिनाल एवं ईथर। बात करें हम अगर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की, तो पहला प्रश्न, क्या होता है जब मेथिल एल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, विलियमसन की संश्लेषण विधि द्वारा डाई एथिल ईथर बनाने की विधि एवं रासायनिक समीकरण प्रस्तुत कीजिए या दीजिए। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, मेथिल एल्कोहल की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया लिखिए तथा इसके प्रमुख उपयोग भी लिखिए। अल्कोहलों के निर्जलन द्वारा ईथरों के विरचन के एक उदाहरण का रासायनिक समीकरण दीजिए। ये चौथा प्रश्न आप सभी को तैयार करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो C4H10O अणुसूत्र के सभी एल्कोहल तथा ईथरों के आयुपैक नाम लिखिए। IUPAC नाम लिखना है सबके। ठीक है, मतलब सभी एल्कोहल और सभी ईथरों के। दूसरा प्रश्न है, प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहलों के परस्पर अंतर को किसी एक विधि द्वारा स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है, क्लोरोबेंजीन का फिनाल से विरचन कीजिए। ठीक है, चौथा प्रश्न है, असममित ईथर व विलियमसन संश्लेषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न है, एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर के प्रमुख उपयोग लिखिए। ठीक है, इन तीनों के प्रमुख उपयोग को लिखना है। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम लॉन्ग आंसर की। तो फिनाल या फिनाइल के इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन के प्रति सक्रियता को स्पष्ट कीजिए। इसके 3 उदाहरणों की रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, 3 एग्जाम्पल विथ केमिकल रिएक्शन आपको देना है। ठीक है, जो आपका रासायनिक समीकरण है उसको बताना रहेगा। अगला प्रश्न है, अवतरित ईथरीकरण और विलियमसन संश्लेषण द्वारा ईथर बनाने का रासायनिक समीकरण दीजिए। एसिटिक एनहाइड्राइड और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ ईथर की रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। अगला चैप्टर है, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। 8वां पार्ट है जिसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, पहला प्रश्न आप सभी के लिए, फॉर्मेल्डिहाइड एवं एसिटाल्डिहाइड में तुलना कीजिए। अगला है, क्लीमेंस अपचयन को उदाहरण देते हुए समझाइए। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की, तो स्टीफन अभिक्रिया द्वारा एल्डिहाइड बनाने की क्रिया का
रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, सिर्फ रासायनिक समीकरण लिखना है, इसके बारे में व्याख्या आपको नहीं करनी। ठीक है, अगला प्रश्न है मेसिटिल ऑक्साइड बनाने की एसीटोन की संघनन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। फिर बात करते हैं शॉर्ट आंसर्स की। तो निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बेंजल्डिहाइड का नाइट्रीकरण कैसे करेंगे, बेंजोइक अम्ल का नाइट्रीकरण, इन दोनों पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है, फिर बात करेंगे हम विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की। तो प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने का वर्णन कीजिए। इसकी सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल तथा अमोनिया के साथ होने वाली क्रियाओं के समीकरण सहित समझाइए। ठीक है, अगला है शुद्ध एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए। इसके प्रमुख रासायनिक गुण भी बताइए। ठीक है, प्रमुख रासायनिक गुणों को भी लिखना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न है ऑक्जेलिक अम्ल के निर्माण की प्रमुख विधियां लिखिए। इसके कुछ प्रमुख रासायनिक गुण भी लिखिए। ठीक है, फिर हम बात करेंगे 9 चैप्टर की अमीन। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की अगर बात करें तो एथिलअमीन क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करती है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। दूसरा है एनिलीन की एसिटिल क्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड के साथ होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। अगर हम बात करें लघु उत्तरीय प्रश्नों की तो नाइट्रोबेंजीन की NO2 समूह तथा बेंजीन वलय की एक एक अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण दीजिए। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित को आप कैसे प्राप्त करेंगे, टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड, बेंजाइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड, एसीटोनाइट्राइल से एथेनॉल, फेनिल मेथिल कीटोन से बेंजोइक अम्ल और ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। रासायनिक समीकरण केवल देना है और कुछ नहीं। ठीक है, आगे बढ़े, लॉन्ग आंसर की बात करें। यद्यपि अमीनो समूह इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में आर्थो एवं पैरा निर्देशक होता है, फिर भी एनिलीन नाइट्रीकरण द्वारा यथेष्ट मात्रा में मेट नाइट्रोएलिन देती है। इसका कारण बताइए। निम्नलिखित पर लघु टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न है तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया, हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया और ग्रेबियल थैलिमाइड संश्लेषण, इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। आइए आगे बढ़ें। चैप्टर नंबर 10 है आपका जैव अणु। अति लघु उत्तरीय प्रश्न मोनोसैकेराइड क्या होते हैं। दूसरा प्रश्न है ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में अंतर बताइए। प्रोटीन के मुख्य स्रोत एवं मानव शरीर के लिए इनकी उपयोगिता को लिखिए। अगला प्रश्न है लिपिड क्या है, उनके प्रमुख कार्य क्या है। ठीक है, आरएनए का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आरएनए पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, इनके दो महत्वपूर्ण कार्य को लिखिए। फिर बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों की। तो ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए। टालेन अभिकर्मक के साथ ग्लूकोज कैसे क्रिया करता है, इसका रासायनिक समीकरण भी दीजिए। आइए आगे बढ़े। तो यहाँ पर आणविक ज्यामिति के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण कीजिए। प्रोटीन की संरचना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर लॉन्ग आंसर की बात करें तो आप सभी को तैयार करना है। इसमें प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तथा चतुष्क संरचना और प्रोटीन के विकृतीकरण की व्याख्या कीजिए। तो ये लॉन्ग आंसर के रूप में आपको इस प्रश्न को तैयार करना है। इस प्रकार आपके सभी चैप्टर्स यानी कि 10 के 10 पार्ट से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने संपन्न होती है। और यहाँ पर कुछ प्रश्न मैं आप सभी के लिए और लाया हूँ, जिसमें आपको रासायनिक समीकरण के रूप में तैयार कर लेना है। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देना है, तो इसकी भी प्रैक्टिस आप सभी करेंगे। ठीक है, तो ग्लिसरॉल को ऑक्जेलिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया से अभिक्रिया कराने पर क्या होता है। एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ अभिकृत करने पर क्या प्राप्त होता है। फेरस सल्फेट विलयन में H2SO4 की उपस्थिति में Cl2 गैस यानी कि क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्या होता है, रासायनिक समीकरण आपको देना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ें। फिनाल में ब्रोमील जल जब मिलाया जाता है तो क्या होता है। क्लोरोफॉर्म को जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, केवल रासायनिक समीकरण देना है। एथिल क्लोराइड को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है, इसका रासायनिक समीकरण आप सभी को देना है। एसीटोन की विलयनक चूर्ण के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है। एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में निर्जल एसिटिक अम्ल से क्रिया कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है।
और मेथेनॉल की क्रिया अमोनिया से अगर कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है। इनका रासायनिक समीकरण आप सभी को तैयार करना है अच्छे से, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप कमेंट्स करके बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलती रहे। जल्दी मिलते हैं एक और क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।